गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप अच्छे से बुक की रीडिंग कर रहे होंगे और चैप्टर 3 का जो मैंने लास्ट पार्ट पढ़ाया था उसको भी आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ पे शॉर्टकट के चक्कर में आए हैं कि शॉर्टकट में अपन पढ़ें और पास हो जाए, तो ऐसी उम्मीद यहाँ पे मत करिएगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो डिफरेंट है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन आप बाकी जगह भी आप जाके क्लास ले सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद है आपका नॉलेज को इम्प्रूव करना, नॉलेज गेन कराना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाना, ऑप्शन से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड। तो वो शॉर्टकट में पॉसिबल नहीं है। आप एग्जाम दे के देख सकते हैं, हो सकता है शॉर्टकट आपके काम आ जाए, लेकिन ये 204 पेज की जो बुक या वर्क बुक है, ये बेस्ट है अगर आप ऑप्शन, मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं। ये बेस्ट बुक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ट्रेडेड से। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है सर? जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं और आउटस्टैंडिंग रहता है, यानी कि सेटल नहीं होता, वो ओपन इंटरेस्ट कहलाता है। ओपन इंटरेस्ट यानी कि हमने कोई पोजीशन ली मार्केट में, उसको हमने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, सेटल नहीं किया है, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस है कि हमारा हमारा जो वेट है वो आने वाले टाइम में हाई हो सकता है। हम मार्केट में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तब हम अपनी जो पोजीशन है उसको आउटस्टैंडिंग रखते हैं। सेटल नहीं होता वो सेम डे, टाइम देते हैं, वो होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो किसी भी एफएनओ में अगर आपको पता लगाना है, टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ लॉन्ग फ्यूचर एज वेल एज द नंबर ऑफ शॉर्ट फ्यूचर इज इक्वल टू द ओपन इंटरेस्ट, कि कितने लॉन्ग फ्यूचर है और कितने शॉर्ट फ्यूचर्स है, दोनों का इक्वल होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग फ्यूचर विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट फ्यूचर्स। जितने लॉन्ग फ्यूचर है उतने ही शॉर्ट फ्यूचर्स होंगे। ठीक है, ओनली वन साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर while कैलकुलेटिंग मेंशन ओपन इंटरेस्ट। द लेवल ऑफ ओपन इंटरेस्ट से क्या हो पता चलता है कि मार्केट में डेप्थ कितनी है। ठीक है, सेकंड होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम से अपने को क्या पता चलता है? मार्केट की एक्टिविटी कैसी है, कितना ज्यादा वॉल्यूम बन रहा है, ओवर अ डे, ओवर अ वीक या मंथ, या पूरे इंटायर लाइफ में कितने कॉन्ट्रैक्ट और कितने वॉल्यूम ट्रेड हुए। ठीक है, आपको आइडिया मिल जाएगा वॉल्यूम से। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है ओपन इंटरेस्ट का और ट्रेडेड वॉल्यूम का। कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट है मार्च ए, 1 मार्च, 1 मार्च को ए ने क्या किया? 50 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, यानी कि सेल किया। बी ने क्या किया? टोटल 50 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया उन्होंने। तो ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? 50। ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ द डे 50। एक ने 50 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, एक ने 50 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। मार्च 2 को दोनों ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की। सेकेंड मार्च को सी, एक नया कॉन्ट्रैक्टर है, सी नाम है उसका, वो गए और लॉन्ग कर लिया उन्होंने 100 कॉन्ट्रैक्ट। और सेम एक और ट्रेडर है डी, वो क्या किए? 100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर लिया उन्होंने। तो ओपन इंटरेस्ट टोटल 150 हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया? 100 फॉर द डे। ठीक है, मार्च 3 को जो ए ने 50 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए थे उसको उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर लिया, बाइंग बैक 50 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और ई ने शॉर्ट किया 50 कॉन्ट्रैक्ट। तो ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? 150, क्योंकि ए ने अपना शॉर्ट पोजीशन रिप्लेस कर दिया बाई ई के शॉर्ट पोजीशन से। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? 50।
मार्च 4 को जो सी ने 100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया था उनको उन्होंने सेटल कर लिया, तो कितने हुए? 100 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर लिया। और जो डी है उन्होंने भी अपना जो शॉर्ट का पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? 50। ठीक है, वॉल्यूम कितना हुआ? 100। क्लियर सूरज सर? ये आता है क्वेश्चन, ओपन इंटरेस्ट से आप पता लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा मार्केट में हावी है, लेकिन केवल ओपन इंटरेस्ट नहीं, प्राइस कौन सी दिशा में जा रही है उसके साथ। ठीक है, क्लियर? ओके, कंफ्यूज हो रहा है? ओके, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, फील फ्री टू आस्क मी। अनम्यूट कर रहा हूं। क्या चीज समझ नहीं आई सर? देखिए एग्जाम में आएगा ये चीज। यस बताइए। हेलो। यस सर, हाय। हाँ सर, हाय सर। सर कुछ नहीं, मुझे थोड़ा ना इसमें कंफ्यूज हुआ ये C&D में। ये मार्च 2 को जो उन्होंने Yes, कॉन्ट्रैक्ट किया हाँ हाँ। उसको। हाँ तो उसमें उसके 3rd मार्च में उन्होंने फिर क्लोज पोजीशन जो किया है ना, उसमें हाँ 50 ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसा आया, थोड़ा वो थोड़ा कंफ्यूज हाँ, हूँ। टोटल कितना था? 150। यस। ठीक है, मार्च 4 को किसी ने न्यू पोजीशन ली क्या मार्केट में? नहीं ली। नहीं नहीं। सी ने अपना जो बाय का पोजीशन था 100 का, उसको हम्म। उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया। तो लॉन्ग पोजीशन है तो आप कैसे उसको स्क्वायर ऑफ करोगे? सेल करोगे। बाय है तो लॉन्ग को सेल। डी ने शॉर्ट किया था, यस। उसको वापस उन्होंने बाय कर लिया। करेक्ट। तो 100 कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन इंटरेस्ट थे बाय और सेल करने के बाद वो माइनस हो गए। तो यस यस। टोटल 150 ओपन इंटरेस्ट था, यस। वो घट के कितना फॉल हो गया? 50 में। 50 में। करेक्ट। ठीक है, वॉल्यूम कितना हुआ? एक ने बाय किया 100, एक ने सेल किया 100। यस एक ने लॉन्ग था तो उन्होंने सेल किया, शॉर्ट वाले ने बाय किया, तो वॉल्यूम टोटल 100 ही बनेगा। यस। करेक्ट। बायर में अगर हम एक एप्पल है, हम्म। एक एप्पल है, यस मैंने बाय किया, आपने सेल किया उसको मुझे, एप्पल यस तो एक ही है, यस तो वॉल्यूम कितना हुआ? एक एप्पल। यस। ठीक है, ये वॉल्यूम ऐसे बताते ओपन इंटरेस्ट कि मैंने बाय करने के लिए आपको सेल करने के लिए कह दिया है, हम्म। लेकिन मैंने अभी तक अपनी पोजीशन सेलिंग में ही है, तो जितना नीचे जाएगा प्राइस उतना मेरे को प्रॉफिट होगा। यस। करेक्ट। लेकिन मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपको वॉल्यूम आपको नहीं दिखाएगा। जब मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा तब आपको वॉल्यूम पता चलेगा। यस सर। ये जो पॉइंट है ना सर, मार्च 1 2 3 4, इसको हम्म। ना कभी मार्केट में भी ना, यानी कि किसी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के चार्ट में इसको हम्म। देखिएगा, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा कि प्राइस कौन सी दिशा में जा रहा है। अगर मार्च 4 को दोनों ने क्लोज किया है, यानी कि दोनों को पता है मार्केट साइडवेज है, ओके। इसलिए बायर भी भाग गया, सेलर भी भाग गया, हम्म। है ना। लेकिन मार्च 2 को क्या पता था? दोनों कॉन्फिडेंस थे, बायर और सेलर, तो हम्म। दोनों ने 100 पोजीशन। मार्च 1 को भी दोनों कॉन्फिडेंट थे, तो दोनों ने, ए और बी ने, एक ने लॉन्ग किया था एक ने शॉर्ट किया था। मार्च 2 को भी सेम, सी और डी ने, तो बायर एंड सेलर दोनों कॉन्फिडेंट थे। लेकिन मार्च 4 आते तक क्या हुआ? दोनों ने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली कि भैया मार्केट किसी भी तरफ तेजी से जा सकता है, या फिर मार्केट साइडवेज है, इसमें केवल ब्रोकर कमाएगा, हमारा तो हम्म। खून जलने वाला है। करेक्ट। तो ये इस टाइप से थॉट प्रोसेस लाएंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा और टॉपिक इंटरेस्टिंग होते जाता है। ये क्लियर हो गया सर? यस यस। हाँ, ये आता है एग्जाम में ना, इसलिए थोड़ा सा, अगर आज भी अगर आपको, यानी कि एक बार आप अ, जैसे समझ में आया ठीक है, फिर वापस रिवीजन करिएगा, नहीं आएगा और दोबारा पूछिएगा। ठीक है, ठीक है। yes। कोई इशू नहीं है। ओके, नो इशू। प्राइस बैंड क्या होता है? प्राइस बैंड क्या होता है? प्राइस बैंड इज एसेंशियल द प्राइस रेंज विद इन द कॉन्ट्रैक्ट इज परमिटेड टू ट्रेड ड्यूरिंग द डे। ठीक है, बैंड इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। तो प्राइस बैंड अगर आपने अभी इंडसइंड बैंक का देखा होगा, तो 25% का उसमें सर्किट पड़ा था, तो वो उसका एक बैंड होता है। ठीक है, प्राइस बैंड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज 10%। तो जैसे 100 में चल रहा है तो 110 तक ऊपर जाएगा,
या तो 10% नीचे यानी 90 रुपए तक ही जाएगा, उससे नीचे का फिल्टर लगाना पड़ता है, वो प्राइस बैंड कहलाता है। 10% यानी कि 10% नीचे या 10% ऊपर, ठीक है। और प्राइस बैंड डिसाइड कैसे होता है? डिसाइडेड बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट इन कैश प्राइस। जो क्लोजिंग प्राइस है प्रीवियस डे का, उस दिन के का जो प्राइस है कैश मार्केट में, उससे डिसाइड होता है प्राइस बैंड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है कि आज जैसे फर्स्ट डे है ट्रेडिंग का, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अंडरलाइंग असेट्स, तो कंपनी ए है जिसका प्राइस बैंड डिसाइड होगा, कैसे डिसाइड होगा? प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस ऑफ कंपनी ए स्टॉक इन कैश मार्केट। तो आज पहला दिन है ना ट्रेडिंग का, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, मान लीजिए ये मंथ का पहला ट्रेडिंग डे है फ्यूचर का, है ना। तो उसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा? लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस ऑफ कंपनी ए स्टॉक इन कैश मार्केट में जो प्राइस क्लोज हुआ, उससे डिसाइड होगा, ठीक है। प्राइस बैंड इज क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन सो दैट ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट आर अवेयर ऑफ सेम इन एडवांस, ठीक है। कुछ के बैंड एक्सपेंड भी होते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग हॉल्ट भी होती है बहुत सारे स्टॉक्स में, जब वो एक लिमिट क्रॉस करता है, 10% 20% का सर्किट होता है, ठीक है, वो ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है वहां पे, ठीक है। ये होता है प्राइस बैंड को समझने का फायदा। फिर होता है पोजीशन इन डेरिवेटिव मार्केट। एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट यू विल ऑलवेज डील विद सर्टेन टर्म लाइक लॉन्ग। तो पोजीशन लॉन्ग होती है, शॉर्ट होती है, एंड ओपन पोजीशन इन मार्केट, ठीक है। तो समझते हैं लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है। आता है यहां से भी क्वेश्चन। लॉन्ग पोजीशन क्या होता है? आउटस्टैंडिंग अनसेटल बाय पोजीशन इन कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड लॉन्ग। यानी कि आउटस्टैंडिंग है, अनसेटल्ड है, आपने बाय किया था, अभी भी आप लॉन्ग पोजीशन में बने हुए हो, तो वो होता है लॉन्ग। बाय की पोजीशन में हो तो वो हुआ लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। इफ मिक्सटर एक्स बाय 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑन सेंसेक्स फ्यूचर ही वुड बी लॉन्ग ऑन 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर, ठीक है। 5 कॉन्ट्रैक्ट अगर उसने बाय किए हैं सेंसेक्स फ्यूचर के, तो वो लॉन्ग पोजीशन में। अगर वाई ने बाय किए 4 कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी फ्यूचर्स के, इसका मतलब है वो लॉन्ग पोजीशन में है 4 4 कॉन्ट्रैक्ट। सेम शॉर्ट के लिए कि मिस्टर पी ने सेल किए हैं 5 कॉन्ट्रैक्ट, तो सेल है यानी कि शॉर्ट पोजीशन। क्यू ने सेल किए हैं 4 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी, तो वो शॉर्ट पोजीशन में है निफ्टी फ्यूचर के। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट समझ में आ गया होगा। ओपन पोजीशन जैसे अपन ने अभी जस्ट देखा था, ओपन यानी आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड। आउटस्टैंडिंग अनसेटल, आपने लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन लिया है वेरियस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में, कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आपने उसको सेल नहीं किया है, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की है, अनसेटल्ड है, ठीक है। जैसे मिस्टर एक्स, उन्होंने शॉर्ट किया 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंफोसिस फ्यूचर और 3 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग ऑन रिलायंस फ्यूचर, तो क्या होगा? अगर 5 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने इंफोसिस के शॉर्ट किए, यानी कि इंफोसिस में वो 5 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशन में है और 3 कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस के लॉन्ग पोजीशन में, ठीक है। अगर नेक्स्ट डे वो 5 कॉन्ट्रैक्ट अगर इंफोसिस के हैं, उसमें से 2 इंफोसिस के कॉन्ट्रैक्ट को वो बाय कर लेते हैं नेक्स्ट डे, तो उनकी ओपन पोजीशन क्या हो जाएगी? 3 इंफोसिस कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट एंड 3 लॉन्ग ऑन रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी अपन हमारी ओपन पोजीशन है जिसको अपन ने स्क्वायर ऑफ नहीं किया या अनसेटल्ड है, ठीक है, वो ओपन पोजीशन कहलाती है, ठीक है। फिर होता है नेकेड एंड कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन। नेकेड पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट, ये फ्यूचर मार्केट का बता रहा है ना, नेकेड ऑप्शन का नहीं बता रहा है। इसका मतलब है आपने लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन लिया है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में विदाउट हैविंग एनी पोजीशन इन अंडरलाइंग असेट। आपने लॉन्ग और शॉर्ट तो किया है, लेकिन आपके पास कोई भी
कैश में उसकी पोजीशन नहीं है, ठीक है। इसमें कैलेंडर स्प्रेड कैसे बनता है? कैलेंडर नाम से ही समझिएगा, कैलेंडर, कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोजीशन इन फ्यूचर। आपने दो पोजीशन लेके बैठे हो फ्यूचर में ऑन द सेम अंडरलाइन, लॉन्ग ऑन वन मैच्योरिटी एंड शॉर्ट ऑन डिफरेंट मैच्योरिटी। यानी कि एक आपने अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च के महीने में आप लॉन्ग लेके बैठे हो, लॉन्ग पोजीशन, और अप्रैल के महीने में आपने शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। जैसे शॉर्ट पोजीशन इन नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट कपल विथ लॉन्ग पोजीशन इन फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसको कहते हैं कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन, ठीक है। कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन इज कंप्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू नियर मंथ सीरीज एंड बिकम अ ओपन पोजीशन वंस द नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, ठीक है। नियर मंथ की सीरीज अगर आपकी एक्सपायर हो गई तो नेक्स्ट मंथ को फिर उसको क्या बोलेंगे? ओपन पोजीशन। जब नियर मंथ वाला आपका सीरीज क्लोज हो जाता है, फिर क्या होता है? वो ओपन पोजीशन हो गई, ठीक है। या कहेंगे ऑफ सेटिंग पोजीशन आपकी क्लोज हो गई। कैलेंडर स्प्रेड इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू रिलेवेंट मंथ। जैसे स्प्रेड बिटवीन अगस्त एंड सितंबर, अगस्त का लिए सितंबर का लिए है, या स्प्रेड बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर, ठीक है, या सितंबर एंड अक्टूबर। कोई भी दो मंथ आपने लिया, जरूरी नहीं है नेक्स्ट मंथ का ही लिए, अगस्त के बाद आप अक्टूबर का भी ले सकते हैं, या मार्च अभी चल रहा है तो आप अप्रैल का ले लिए, अगर अप्रैल का नहीं लिए तो मार्च के साथ आप मई का कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, ठीक है। फिर होता है ओपनिंग अ पोजीशन। ओपनिंग अ पोजीशन मीन आइदर बाइंग और सेलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्रीज क्लाइंट ओपन पोजीशन, ठीक है। क्लोजिंग अ पोजीशन, आइदर बाइंग और सेलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच एसेंशियल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्लाइंट्स ओपन पोजीशन। अगर आप अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपका जो पोजीशन ओपन है उसको आप क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। ओपन पोजीशन अपन ने जस्ट देखा था, उसको अगर आप क्लोज कर रहे हैं तो उसको क्लोज पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, ये आता है, ठीक है। ऑपरेशनल मैकेनिज्म क्या होता है? फॉरवर्ड नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, ट्रेड नहीं होता एक्सचेंज में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है। टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफर फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पार्टिसिपेंट, ठीक है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्टैंडर्ड का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेक्ट दैट द ऑल अदर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर ऑलरेडी फिक्स, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्टैंडर्ड के होते हैं, उसमें प्राइस और कंडीशन ऑलरेडी फिक्स होती है। काउंटर पार्टी जो रिस्क होता है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें गारंटर का यूज करें तो कम हो सकता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है क्योंकि पूरी गारंटी कौन लेता है? क्लियरिंग, क्लियरिंग जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो लेता है सेटलमेंट की गारंटी। लिक्विडिटी क्या होती? कम होती है काउंटर पार्ट ये आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। हाई होती है कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि फ्यूचर में, क्योंकि वो स्टैंडर्ड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। प्राइस डिस्कवरी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि मार्केट बहुत छोटा सा होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको इफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी मिलेगी क्योंकि बहुत सारे बायर एंड सेलर्स आते हैं एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, ठीक है। कॉमन ऑर्डर बुक होता है सबका, ठीक है। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पुअर होता है। फ्यूचर जो होता है वो नेशनल वाइड ट्रेड होता है, सभी इंफॉर्मेशन बहुत इजीली आपको मिल जाती है, ठीक है। सूरज सर यहाँ तक समझ में आया? आई थिंक आपका एग्जाम है शायद, ऐसा मुझे याद आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपको ये समझ में आया सर, कैलेंडर स्प्रेड फ्यूचर में, और ये
फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये सब चीजें पूछता है, बहुत इजी होते हैं, लेकिन कई बार अपन थोड़ा सा क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज कम होने के कारण अपन इन सब चीजों में मिस्टेक कर जाते हैं। ओके, फिर पे ऑफ चार्ट फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। पे ऑफ चार्ट क्या होता है? पे ऑफ ऑन अ पोजीशन is the like of profit loss that would occur a market participant change in the price of underlying asset at expiry. Payoff diagram is graphical representation showing the price of underlying asset on x-axis and profit and loss on y-axis. ये याद रखिएगा कि underlying assets का प्राइस x-axis में और profit and loss जो है y-axis में दिखाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो पे ऑफ चार्ट होता है, लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट, दोनों में अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल होता है। ठीक है, इनका जो चार्ट होता है फ्यूचर का वो लीनियर पे ऑफ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बायर्स के लिए फ्यूचर, लॉन्ग फ्यूचर का कैसा है चार्ट देखिएगा। ठीक है, आपने लॉन्ग किया है, मार्केट जितना नीचे जाएगा आपको लॉस होगा। जैसे 100 रुपीज का आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, कोई भी शेयर है, अब वो 100 रुपीज से जितना नीचे जाएगा आपको लॉस होगा। जैसे 90 गया तो 10 रुपए का लॉस, 20, 30, 40, 50, और मैक्सिमम जीरो हुआ तो उससे ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन आपने शॉर्ट किया है और मार्केट ऊपर जाते जा रहा है, तो आपको अनलिमिटेड लॉस दोनों दोनों कैटेगरी में होता है। ठीक है, ये लॉन्ग फ्यूचर का पे ऑफ है। अगर आपने यहां से लॉन्ग किया है तो जितना ऊपर जा रहा है ये आपको प्रॉफिट होगा, और वहां से जितना नीचे जाएगा आपको लॉस होगा। ठीक है, ये लीनियर पे ऑफ बोलते हैं, लीनियर, अनलिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट। सेम शॉर्ट फ्यूचर का पे ऑफ होता है। आपने शॉर्ट किया है तो जितना नीचे मार्केट जाएगा आपके प्राइस से उतना आपको प्रॉफिट होगा, और जितना ऊपर जाएगा उतना आपको लॉस होगा। इसका भी लीनियर पे ऑफ देख लीजिए। मार्केट यहां से जितना नीचे जा रहा है, 100 से 90 हुआ, 90 से 80, तो ये आपका प्रॉफिट है। और जितना ऊपर गया, 100 से 110, 120, 30, 40, ये आपका लॉस होता है। ठीक है, अब फ्यूचर प्राइसिंग कैसे डिसाइड की जाती है? प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। देयर इज नो सिंगल वे टू प्राइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज डिफरेंट असेट हैव डिफरेंट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, किसी का भी प्राइस जो है वो एक सिंगल वे में डिसाइड नहीं होता, क्योंकि हर असेट्स का एक डिफरेंट डिमांड एंड सप्लाई होता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, कैश फ्लो भी पैटर्न भी डिफरेंट होता है सभी असेट्स का। ठीक है, डिफरेंट असेट्स हैव डिफरेंट डिमांड एंड सप्लाई, डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड कैश फ्लोस। यस, एनी क्वेश्चंस? ओके, नो इशू। आपका एग्जाम है ना अभी, शायद 18 को आपका ही एग्जाम है ना सूरज सर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी 12 तारीख है। मैं आपको ये चैप्टर 3, 4 एंड 5 इसको अच्छे से अपन कवर कर लेंगे, आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, बस खुद पे बिलीव रखिएगा। जो जितने भी क्वेश्चंस बनाएंगे, जो आते हैं उनको बनाइएगा, जो बिल्कुल नहीं आते उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग ही सबसे बड़ा कारण है कि एग्जाम में कई बार मिस्टेक हो जाती है। मैंने नंबर दिया था उसमें आपने कॉल नहीं किया होगा। 88, ये दे देता हूं मैं आपको फिर से, 8815046779। ठीक है, जैसे मेरा कॉल नहीं लगेगा मेरे को एक बार व्हाट्सअप में बता दीजिएगा, मैं आपको वापस कॉल बैक कर लूंगा। कई बार नहीं लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, 18 तक बहुत अच्छी स्टडी हो जाएगी अपनी। बस जितना भी चीज पढ़ रहे हैं ना सर, चैप्टर 1 से चैप्टर 5, 6 तक डिटेल में पढ़िएगा, कि वहां से कुछ भी आए ना तो बनना है अपने से। ठीक है, प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है, अंडरलाइंग असेट्स की कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है कि फ्यूचर प्राइस कैसा होगा। देयर इज नो सिंगल वे टू प्राइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये अपन ने बता दिया। तो देयर आर टू पॉपुलर मेथड ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग। फ्यूचर प्राइसिंग कैसे होती? कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल और एक्सपेक्टेशन मॉडल।
कॉस्ट ऑफ कैरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल इज ऑल्सो नोन एज नॉन आर्बिट्राज मॉडल. दिस मॉडल assume that in any efficient market arbitrage opportunity cannot exist. ठीक है, नो आर्बिट्राज मॉडल बोलते हैं. ठीक है, इसका ये मतलब होता है किसी भी इफिशिएंट मार्केट में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी. ठीक है, यानी कि मिस प्राइसिंग के कारण आपको कोई अवसर ऐसा नहीं मिलेगा कि आप असेट प्राइस को यूज कर सकते हो. क्योंकि आर्बिट्राज जो होते हैं वो ट्रेड कब करते हैं? टू प्रॉफिट फ्रॉम मिस प्राइसिंग. ठीक है, तो अब देखते हैं होता क्या है ये कॉस्ट ऑफ कैरी. ठीक है, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर पोजीशन इन स्टॉक क्रिएटेड इन द फॉलोइंग मैटर. ठीक है, फॉरवर्ड और फ्यूचर पोजीशन कैसे लेते हैं स्टॉक्स में? या तो एंटर इनटू अ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्रिएट अ सिंथेटिक फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन बाय बाइंग दैट स्टॉक इन कैश एंड कैरिंग इट इन अ फ्यूचर डेट. तो सिंथेटिक फॉरवर्ड या सिंथेटिक फ्यूचर कैसे बनाते हैं? अपन बाय कर लिए स्टॉक को कैश में और कैरी कर रहे हैं फ्यूचर में. ठीक है, मैं एक सेकेंड आया ना सर. हाँ, ओके ओके. So, pricing of acquiring assets by a future date should be the same in both case. ठीक है, cost of synthetic future and contract, spot price plus cost of carrying the asset from the today to the future date. ठीक है, सेम होता है. इफ द प्राइस इज नॉट द सेम, जैसे अपन ने स्पॉट प्राइस स्पॉट में खरीद लिया उसको, ठीक है, लेकिन उसको असेट्स को फ्यूचर डेट तक रखने पर जो कॉस्ट आता है वो होता है कॉस्ट ऑफ कैरी. ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंथेटिक फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, और दोनों का प्राइस जो फ्यूचर प्राइस है और जो फॉरवर्ड प्रेजेंट प्राइस है कैश यानी कि जो सिंथेटिक फ्यूचर, दोनों सेम आना चाहिए. ठीक है, वरना देन अगर प्राइस सेम नहीं आता तो उस वहां पे आर्बिट्राज मिलता है, आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी. ठीक है, जब तक दोनों मार्केट अलाइन अलाइन नहीं हो जाते या एक दो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक आपको आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग अ सिंथेटिक फ्यूचर जो पोजीशन होती है वो होती है फेयर प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फेयर प्राइस होता है वही होता है सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस. ठीक है, फेयर प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू सिंथेटिक फ्यूचर, दोनों का प्राइस सेम आता है. फेयर प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द सम ऑफ स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का फेयर प्राइस कैसे डिसाइड होता है? स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स प्लस कॉस्ट ऑफ कैरिंग द एसेट फ्रॉम टुडे टिल डिलीवरी. ठीक है, और इसमें और भी कॉस्ट जुड़े रहते हैं जैसे कॉस्ट ऑफ कैरी में ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कस्टोडियल चार्ज, फाइनेंशियल कॉस्ट, कमोडिटीज में वेयर हाउसिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सब इसमें ऐड होता है. ठीक है, इसलिए कॉस्ट ऑफ कैरी चार्ज प्लस प्रेजेंट प्राइस, ये दोनों को मिला के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बनता है. ठीक है, क्लियर सर?
कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड नो आर्बिट्राज बाउंड, ये क्या होता है? जैसे कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ फ्यूचर ट्रांजेक्शन क्या होता है? मार्जिन, आपको मार्जिन देना पड़ता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कमीशन, टैक्स पेड करना होता है, क्रिएट डिस्टॉर्शन एंड मूव द मार्केट अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। दिस कॉस्ट component create no arbitrage bound in the market. If future prices with this bond are around the fair future value, arbitrage will not take place. ठीक है, फेयर फ्यूचर प्राइस और फ्यूचर प्राइस दोनों अगर सेम है तो आर्बिट्राज नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इन मार्केट, फॉर आर्बिट्राज टू गेट ट्रिगर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर प्राइस to fall outside the no arbitrage bound in either direction from arbitrager to make profit from the arbitrage opportunity। तो ऐसा होता है कि फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, फेयर फ्यूचर प्राइस में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, उसी को ये बताया है। कई बार ये आर्बिट्राज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं मार्केट जब क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। आर्बिट्राज है होता कुछ नहीं है, प्राइस और फेयर प्राइस दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हम फ्यूचर प्राइस तो बोल रहे हैं, लेकिन फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होता है? दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस हुआ यानी कि आर्बिट्राज की अवसर वहां पे बनेंगे। ठीक है, आर्बिट्राज क्या करते हैं, जो डिफरेंस होता है प्राइस का ना, उसको खाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नो आर्बिट्राज बाउंड क्या होता है? इसका मतलब होता है एवरी कंपोनेंट ऑफ कैरिंग कॉस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड वाइडनिंग ऑफ दोस नॉन आर्बिट्राज बाउंड, वी शुड अप्रिशिएट टुवर्ड वाइडर विद नो आर्बिट्राज बाउंड फर्दर अ मार्केट आर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, यानी कि बराबर होना चाहिए, कोई आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए। लोअर कॉस्ट वुड नैरो द नो आर्बिट्राज बाउंड। ठीक है, अब है एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैरिंग मॉडल टू द असेट जनरेटिंग रिटर्न। Extend the cost of carry model by adding the inflow during the holding period of underlying assets. Underlying asset like security, equity or bond may have certain inflow like dividend। ठीक है, इक्विटी और बॉन्ड्स में क्या क्या अपने को इनफ्लो प्राप्त होते हैं? कैश इनफ्लो, डिविडेंड, इक्विटी में और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट। ड्यूरिंग होल्डिंग पीरियड ये सब जो इनफ्लो आ रहा है इसको एडजस्ट करना पड़ता है फेयर फ्यूचर प्राइस से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको याद रखिएगा। फेयर फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस पर प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लो। मैथमेटिकल टर्म में एफ इक्वल टू एस 1 + R - Q_T। ठीक है, एस क्या होता है? स्पॉट प्राइस, क्यू होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, टी होता है टाइम, आर होता है कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, अगर इसको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करना है तो ये फॉर्मूला आता है, एफ इक्वल टू SE_R - Q × T। ठीक है, इससे फेयर फ्यूचर प्राइस निकाल लेते हैं। इसका अगर मतलब आप समझना चाहेंगे कि हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया या हमने डेब्ट इंस्ट्रूमेंट लिया फ्यूचर के लिए, और वहां पे कोई डिविडेंड आने वाला है, कोई इंटरेस्ट पेड होने वाला है हमारे होल्डिंग टाइम में, तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है फेयर फ्यूचर प्राइस से। इसलिए इस फेयर फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला अपने को यूज करना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला है स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लो। मैथमेटिकली कैसे होगा? एफ इक्वल टू एस 1 + R - Q। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कंपाउंडिंग के लिए अलग है, मैथमेटिकल फॉर्मूला अलग है, दोनों याद रखिएगा, दोनों में से एक ना क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, इंडेक्स का फ्यूचर चल रहा है मान लो कैश मार्केट में 17,500, परचेस ऑफ ऑल द स्टॉक कंस्टिट्यूटिंग द इंडेक्स इन द सेम प्रोपोर्शन एज दे आर इन द इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, अगर आपको खरीदना है इसको तो फिनेंस करना पड़ेगा आपको, चलो नगद नहीं है तो 12% ब्याज दर है, रिटर्न कितना है 4% पर एनम। तो
ये आपका जो फेयर प्राइस है कितना निकल के आएगा, 17,500। तो आपका कैसे आएगा, फेयर प्राइस ऑफ इंडेक्स 17,385। ठीक है, ये ऐसे निकाला जाता है इसको। इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग यानी कि आपने उसको खरीदने के लिए कितने का फाइनेंस किया, वो 12% आपका ब्याज देना पड़ा, और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, 4% पर एनम, वो बैंक देती है ना उसका। तो इस चीज को याद रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत इजी है। आपका होल्डिंग पीरियड है 90 दिन का, ये भी याद रखिए। अगर इस फेयर प्राइस में कोई भी डिफरेंस हुआ तो आर्बिट्राज वहां पे अपने अवसर खोजते हैं प्रॉफिट बनाने के। ठीक है, assumption of the cost of carry model. Underlying assets is available in abundance in cash market. Demand and supply in underlying assets are not seasonal. Holding and maintaining the underlying asset is easy and feasible. Underlying asset can be sold short. There are no transaction cost. There are no tax, no margin requirement. ठीक है, ये assumption बना के चलना पड़ता है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल्स में। ठीक है, the assumption that underlying assets is available in abundance in the cash market mean that we can buy or sell so many as much as unit underlying assets as we want, यानी लिक्विडिटी होनी चाहिए। ठीक है, जितने चाहो उतने यूनिट आप सेल और बाय कर सकते हो, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हमारे मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें लिक्विडिटी नहीं होती। आप जितने बाय तो कर लोगे, सेल नहीं कर पाओगे, सेल कर लोगे बाय नहीं कर पाओगे। तो लिक्विडिटी जरूरी है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले शायद जी न्यूज का आ रहा था कि किसी ने आइडिया का 10 पैसे का कॉल लेने की जगह उसने 10 रुपए लगा दिया, 10 पैसे की जगह 10 रुपए, तो उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, उसको 5 करोड़ का वहीं लॉस हुआ। और ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं, कल आपने अगर इंडसइंड बैंक की न्यूज पढ़ी होगी, तो केवल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में उनका मिसमैच होने से उनका जो नेट वर्थ है उसमें 2.3% का लॉस दिखा रहा है। नेट वर्थ, टोटल असेट, टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज, एक अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं नेटवर्थ, तो उसके कारण कल स्टॉक में 25% का लोअर सर्किट दिखा, न्यूज के कारण। तो समझ जाइए कि डेरिवेटिव और एफएनओ डेरिवेटिव्स को समझना कितना जरूरी है ना, तब आप सीख पाओगे। नोट्स और इजी 2-4 लाइन पढ़ने से नहीं होगा, वरना कभी ना कभी धोखा खाओगे। ठीक है, आपको ऐसी अंडरलाइन चाहिए जो कि सोल्ड में नॉट बी सोल्ड शॉर्ट। ठीक है, आप सीजनल कमोडिटीज को शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐसा एजम्पशन है। अंडरलाइंग असेट्स इज नॉट स्टोरेबल, तो अगर स्टोरेबल नहीं है तो उसको कैसे होल्ड और मेंटेन करोगे फ्यूचर के लिए, तो ऐसा एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और ऐसा कोई मॉडल नहीं है जहां पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट, टैक्स ना लगे। ठीक है, तो ये सब एजम्पशंस हैं कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल्स के। ठीक है, कन्वीनियंस यील्ड, ये क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला क्या होता है, फेयर फ्यूचर प्राइस का स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लो। ठीक है, इनफ्लो मींस डिविडेंड और इंटरेस्ट है। इनफ्लो कैसे होगा, डिविडेंड इन द केस ऑफ इक्विटी एंड इंटरेस्ट इन द केस ऑफ डेब्ट। इनफ्लो में भी इंटेंजिबल, intangible inflow essential mean value perceived by the market participant by holding the assets, है ना। the value may be in the form of convenience and perceived mental comfort by holding the assets. In case of natural disaster like flood or particular region, people start, अब इसका एग्जांपल बता रहा हूं ना मैं, इसको देखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है।
क्या होता है, कई बार डिजास्टर आता है, जैसे फ्लड आ गया, किसी रीजन में बाढ़ आ गई, तो क्या होता है, पब्लिक क्या करती है, कमोडिटीज लाइक ग्रेन, वेजिटेबल, एनर्जी प्रोडक्ट या ऑयल स्टोर करना शुरू कर देती है। लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, वो इतना ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं जितनी उनको जरूरत नहीं होती, मोर देन व्हाट वी रिक्वायर। सेम ऐसी बिहेवियर रहता है जब डिमांड क्रिएट होता है अंडरलाइंग असेट्स इन अ कैश मार्केट। तो उसके कारण क्या होता है, किसी का प्राइस होता है वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वीनियंस बाय होल्डिंग द असेट। ठीक है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी होता है, जब किसी की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तो अंडरलाइंग असेट्स को वो ज्यादा जमा करते हैं, प्राइस बहुत ऊपर चले जाती है, फिर सेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कन्वीनियंस इल्ड कमोडिटीज के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है, आप कितने समय तक के लिए उसको इकट्ठा कर रहे हो, आपका सब्जेक्टिव इशू क्या है। ठीक है, convenience yield sometime may dominate the cost of carry, which lead future to trade at discount to the cash market. Reverse arbitrage is also not possible because no one lend trader the asset to sell short in the cash market. ठीक है, कन्वीनियंस yield में अराइज व्हेन देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ कमोडिटी, यानी कि डर है कि ऐसा कुछ ना हो जाए जिसके कारण आपको कमोडिटीज का शॉर्टेज हो जाए। ठीक है, उस समय इन्वेंट्रीज लो होती है। ठीक है, convenience yield usually observed in a case of consumption asset like commodities, not in case of financial assets such as equity, bonds and currency। ठीक है, सबसे ज्यादा यूजली ऑब्जर्व किस में होता है कन्वीनियंस यील्ड, कमोडिटीज में। यहां तक क्लियर, जतिन जी, सूरज जी? देखिए, कन्वीनियंस यील्ड सबसे ज्यादा काम आते हैं कमोडिटीज असेट्स में, जिसको कंजप्शन करना है, आपको खुद को यूज करना है। ठीक है, ओके। एक्सपेक्टेशन मॉडल ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग, यस। अगर ये अपन जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब देखेंगे क्वेश्चन में कैसे पूछता है। कई बार क्या होता है, कैसे पूछेगा मैं बता रहा हूँ, घुमा फिरा के पूछेगा। घुमा फिरा के पूछने का मतलब है कि आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कन्वीनियंस यील्ड क्या होता है, आपसे ये पूछ देगा कि किस में यूज होता है कन्वीनियंस यील्ड सबसे ज्यादा। उसमें ऑप्शन दे देगा इक्विटी, बॉन्ड, करेंसी एंड कमोडिटीज, चार ऑप्शन देगा। तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए, घुमा फिरा के पूछता है। एक्सपेक्टेशन मॉडल ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग, ये क्या होता है? Expectation hypothesis, it is not the relation between spot and future price, but that the expected spot and future price। expected spot price क्या होना चाहिए, expected आपको क्या लग रहा है, which move the market especially in case of the asset cannot be sold short or cannot be stored। ऐसे assets में होता है जिसको आप सोल्ड शॉर्ट नहीं कर सकते और स्टोर नहीं कर सकते। और फ्यूचर, ये ऐसा कहा जाता है कि फ्यूचर प्राइस क्या होता है, एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस ऑफ अ असेट इन फ्यूचर। यानी कि मेरे को लग रहा है कि नीचे जाएगा, तो मैंने शॉर्ट करके रखा फ्यूचर प्राइस में, और आपको लग रहा है कि लॉन्ग जाएगा तो आपने लॉन्ग लॉन्ग करके रखा है। कि आपको लग रहा है यहाँ से 10% ऊपर जा सकता है, मुझे लग रहा है यहाँ से 10% नीचे नीचे जा सकता है, तो वो एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस ऑफ असेट इन फ्यूचर। दिस इज वाई मार्केट पार्टिसिपेंट वुड एंटर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर लेते हैं, कि हमारी एक्सपेक्टेशन हाई होती है कि लो जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, अगर फ्यूचर कैन ट्रेड एट प्रीमियम और डिस्काउंट टू द स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइन, फ्यूचर ट्रेड हो सकता है प्रीमियम में भी और डिस्काउंट में भी। अब यहां से क्वेश्चन आता है, देखिए मैं बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा। इफ फ्यूचर प्राइस इज हायर देन स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स,
फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा है तो मार्केट पार्टिसिपेट में एक्सपेक्ट दैट स्पॉट प्राइस टू राइज इन द नियर फ्यूचर। तो हमको ये लगता है कि स्पॉट प्राइस भी नियर फ्यूचर में बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर प्राइस ज्यादा है और स्पॉट यानी कैश का प्राइस उसका कम है। उसको बोलते हैं कॉन्टेंगो मार्केट। ये क्वेश्चन आता है, कॉन्टेंगो मार्केट। और फ्यूचर प्राइस कम है, स्पॉट प्राइस ज्यादा है, यानी कि स्पॉट प्राइस आने वाले फ्यूचर में गिरेगा, कोलैप्स होगा, ठीक है, फॉल करेगा। तो इसको बोलते हैं बैकवर्डेशन मार्केट। ठीक है, मेरे को ये लग रहा है फ्यूचर प्राइस ज्यादा है स्पॉट प्राइस से, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेंगो। और मुझे लग रहा है कि स्पॉट प्राइस यानी कि फ्यूचर प्राइस कम है स्पॉट प्राइस से। ठीक है, फ्यूचर प्राइस कम है स्पॉट प्राइस से, तो उसको बोलते हैं बैकवर्डेशन मार्केट। ये क्वेश्चन इसमें से एक ना एक तो आता ही है, समझ जाइए इसको। ठीक है, पूछता ही पूछता है दोस्त। क्लियर यहां तक? कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन। धीरे धीरे कछुए की गति में चलो, हमको रेस जीतना है। हमको अपना नॉलेज गेन करते हुए रेस जीतना है। ठीक है, यहां तक अपन आज रखते हैं। इसके आगे का जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।